दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं DSSB TGT SST प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट 13, जिसका ये पार्ट सेकंड। ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए होने वाला है, यानी कि बाइलिंगुअल होगा। तो अगर आप किसी भी मीडियम से हो, चाहे हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, आप इस पेपर सेट को मेरे साथ सोल्व कर सकते हो और ये देख सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं 90 में से। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अपार्ट फ्रॉम द सन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार टू अर्थ। सूर्य के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे करीब है? पहला है अल्फा सेंटोरी, साइरस, प्रोसियोन और सिग्नस आर्म। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अल्फा सेंटोरी। नेक्स्ट है, ओरियन इज ए वेल नोन कॉन्स्टिलेशन दैट कैन बी सीन ड्यूरिंग द विंटर्स इन लेट इवनिंग्स। What is the another terms for constellations? ओरियन एक प्रसिद्ध नक्षत्र है जिसे सर्दियों के दौरान देर शाम को देखा जा सकता है। इस नक्षत्र के लिए एक और शब्द क्या है? फर्स्ट है कैसियोपिया, अक्विला, हंटर और साइरस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसको हंटर नाम से भी जानते हैं। एज पर द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियंस डिसीजंस इन अगस्त 2006 प्लूटो इज नाउ कॉल्ड ए ब्लैंक। अगस्त 2006 में दिए गए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के फैसले के अनुसार प्लूटो को अब खालिस्तान कहा जाता है। पहला है मेसोप्लैनेट, प्लानेमो, ड्वार्फ प्लेनेट और डबल प्लेनेट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्लूटो को अब ड्वार्फ प्लेनेट कहा जाता है। मतलब अगस्त 2006 में ये फैसला लिया गया था कि जो प्लेटो है वो अब सौरमंडल का हिस्सा नहीं होगा और इसे अब से बोने ग्रह, इसको ड्वार्फ प्लेनेट यानी बोने ग्रह भी कहा जाता है, जिसको अब से बोने ग्रह के नाम से जाना जाएगा। बोने ग्रह के रूप में मान्यता दी गई, यानी कि बोने ग्रह में शामिल कर लिया गया इसको, छोटे ग्रह को बोने ग्रह में। नेक्स्ट है, हु गेव द थ्योरी ऑफ नेबुलर हाइपोथीसिस। नेबुलर हाइपोथीसिस का सिद्धांत किसने दिया? थॉमस चैम्बरलेन, सर जेम्स जीन्स, इमैनुअल कांट, सर हेरोल्ड जेफरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नेबुलर हाइपोथीसिस किसने दी थी? इमैनुअल कांट ने। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, ओ एंड नेपच्यून आर कॉल्ड आउटर प्लैनेट्स। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ग्रह को बाहरी ग्रह कहा जाता है। आइडेंटिफाई द अदर नेम ऑफ दीज प्लेनेट। इन ग्रहों के दूसरे नामों की पहचान कीजिए। फर्स्ट है जोवियन ग्रह यानी प्लेनेट, जोवियन प्लेनेट। स्थलीय ग्रह, स्थलीय प्लेनेट यानी कि टेरेस्ट्रियल प्लेनेट। बेल्ट ऑफ एस्टेरॉइड्स यानी छोटे तारों का समूह है, और जियोड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इनको जोवियन प्लेनेट्स यानी जोवियन ग्रह कहते हैं। जबकि इनके अलावा जो बाकी ग्रह और रह गए, जिनकी मरकरी यानी बुध, वीनस यानी शुक्र, अर्थ यानी पृथ्वी और मार्स यानी मंगल, इन चारों ग्रह को जो कि इनर प्लेनेट होते हैं, जो कि इनर प्लेनेट है, इनको टेरेस्ट्रियल प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। इनको टेरेस्ट्रियल प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। अभी टेरेस्ट्रियल प्लेनेट हो जाता है मरकरी यानी बुध, वीनस यानी शुक्र, अर्थ और पृथ्वी, मार्स यानी मंगल। ये तो हो गए टेरेस्ट्रियल प्लेनेट जो कि इनर प्लेनेट है। इनके अलावा जुपिटर यानी बृहस्पति, सैटर्न यानी शनि, यूरेनस यानी अरुण और नेपच्यून यानी वरुण, ये सारे हो गए जोवियन प्लेनेट हो गए। ये सारे जोवियन प्लेनेट हो गए। तो चलो नेक्स्ट, द बिग बैंग थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज। बिग बैंग सिद्धांत को खालिस्तान भी कहा जाता है। फर्स्ट है साइक्लिक कॉस्मोलॉजी यानी चक्रीय ब्रह्मांड विज्ञान, नेबुलर हाइपोथीसिस। और नेक्स्ट है एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथीसिस, ब्रह्मांड परिकल्पना का विस्तार, और स्ट्रिंग सिद्धांत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बिग बैंग को एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथीसिस भी कहा जाता है, यानी ब्रह्मांड परिकल्पना का विस्तार भी कहा जाता है। देयर आर 3 स्टेजेज इन द प्रेजेंट डे एटमॉस्फेयर, व्हाट इज द थर्ड स्टेट। वर्तमान दिन के वातावरण में 3 चरण है।
तीसरा चरण क्या है? फर्स्ट है प्रीमोर्डियल स्टेज यानी आदिम चरण, इंटीरियर ऑफ द अर्थ पृथ्वी के अभ्यंतर, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण, लेयर्ड स्ट्रक्चर यानी स्तरित संरचना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड विद द एक्सोजेनिक फोर्सेज, निम्नलिखित में से कौन सी एक्सोजेनिक बलों से संबंधित है? फर्स्ट है लैंडस्लाइड्स भूस्खलन, वोल्केनोज ज्वालामुखी, अर्थक्विक्स भूकंप, डी है इरोशनल और डिपोजिशनल यानी शरणदार और जमावदार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी शरणदार और जमावट। अब नेक्स्ट है द प्लेस वेयर द मूवमेंट ऑफ एन अर्थक्विक स्टार्ट इज कॉल्ड, वह स्थान जहाँ भूकंप की गतिविधि शुरू होती है उसे क्या कहा जाता है? फर्स्ट है एपिसेंटर यानी ऊपरी केंद्र, क्रस्ट प्रॉपर्टी, फोकस यानी नाभि और सिस्मिक वेव्स यानी भूकंपीय तरंगे। तो इसका सही आंसर होगा, इसको कहते हैं फोकस, सी यानी नाभि, जहाँ से भूकंप की गतिविधियाँ शुरू होती हैं फोकस कहलाता है या नाभि कहलाता है। नेक्स्ट है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात यानी वाटरफॉल है? फर्स्ट है एंजल वाटरफॉल ऑफ वेनेजुएला, नेक्स्ट है नियाग्रा फॉल ऑफ द बॉर्डर ऑफ अमेरिका एंड कनाडा, नेक्स्ट है विक्टोरिया फॉल ऑफ द बॉर्डर ऑफ जिम्बाब्वे एंड जामीबिया, नेक्स्ट है तगेला फॉल्स इन साउथ अफ्रीका। तो इसका सही आंसर होगा ए यानी कि एंजल फॉल ऑफ वेनेजुएला, यानी कि वेनेजुएला में जो एंजल जलप्रपात है वो दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है, सबसे ऊंचा यानी सबसे ऊंचा जलप्रपात है वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात। अब नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द मेगा ओशन दैट सराउंडेड द सुपर कॉन्टिनेंट्स एज पर अल्फ्रेड वेगनर्स कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी, अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत के अनुसार सुपर महाद्वीप जिससे घिरा है उस मेगा ओशन मेगा सागर का नाम क्या है? फर्स्ट है पेंजिया, नेक्स्ट है पेंथालासा, नेक्स्ट है पनगे और नेक्स्ट है पंजिया। तो इसका सही आंसर होगा पेंथालासा, यानी कि जो मेगा ओशन है जो कि कॉन्टिनेंट के चारों तरफ है उसे पेंथालासा कहते हैं। नेक्स्ट है who produced the map using a computer program to find the best fit of the Atlantic margin, अटलांटिक मार्जिन का सबसे अच्छा बेस्ट फिट लोकेशन खोजने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग करके मानचित्र किसने बनाया? फर्स्ट है बुलार्ड, नेक्स्ट है अब्राहम ओट्रेलियस, नेक्स्ट है एंटोनिया पेलेग्रीनी, नेक्स्ट है अल्फ्रेड वेगनर। तो इसका सही आंसर होगा बुलार्ड, जिसने 1964 में एक कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा ये अटलांटिक मार्जिन का मैप बनाया था। अब नेक्स्ट है व्हाट आर टिलाइट्स, टिलाइट्स क्या हैं? फर्स्ट है सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म्ड आउट ऑफ ग्लेशियर, हिमनदों से बने अवशोषक चट्टानें, फॉर्मेशन ऑफ इग्नेशियस रॉक्स आग्नेय चट्टानों का गठन, गोल्ड बेयरिंग वेन्स सवर्ण वायन नसें, नेक्स्ट है मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्मेशन कायांतरित शिला गठन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो टिलाइट्स हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म्ड आउट ऑफ ग्लेशियर यानी हिमनदों से बने अवशोषक चट्टानें हैं ये टिलाइट्स। द पैसिफिक रिम इज ऑल्सो नोन एज, प्रशांत किनारे या प्रशांत के रिम के खालिस्तान भी कहा जाता है, को खालिस्तान भी कहा जाता है। फर्स्ट है IORA रिम, रिम ऑफ फायर, कॉन्टिनेंटल रिम यानी महाद्वीपीय रिम, ओशन रिम यानी महासागरीय रिम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिम ऑफ फायर, आग की रिम। नेक्स्ट है व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, एक टेक्टोनिक प्लेट की संरचना क्या होती है? फर्स्ट है कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर यानी महाद्वीपीय स्थलमंडल, ओशन लिथोस्फीयर यानी महासागरीय स्थलमंडल, बोथ कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक लिथोस्फीयर यानी कि दोनों महाद्वीपीय और महासागरीय स्थलमंडल,
और ओनली क्रस्ट यानी केवल परपट्टी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों महाद्वीपीय और महासागरीय स्थलमंडल, कॉन्टिनेंटल एंड ओशन लिथोस्फीयर। अब नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई ए माइनर टेक्टोनिक प्लेट फ्रॉम अमंग ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से एक हल्की टेक्टोनिक प्लेट की पहचान करें। फर्स्ट है यूरेशियन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, दक्षिणी अमेरिका प्लेट यानी साउथ अमेरिकन प्लेट, कोकोस प्लेट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोकोस प्लेट। यानी कि कोकोस प्लेट है ये माइनर टेक्टोनिक है, माइनर टेक्टोनिक प्लेट यानी कि हल्की टेक्टोनिक प्लेट है ये कोकोस प्लेट। अब नेक्स्ट है, द मिड एथेंटिक रिज इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ प्लेनेट बाउंड्रीज। मिड अटलांटिक रिज किस प्रकार की प्लेट सीमा का उदाहरण है। फर्स्ट है डाइवर्जेंट बाउंड्री यानी अपसारी सीमा, कन्वर्जेंट बाउंड्री अभिसरण सीमा, ट्रांसपोर्ट बाउंड्री रूपांतरण सीमा, बोथ कन्वर्जेंट एंड ट्रांसपोर्ट बाउंड्री, दोनों अभिसरण और रूपांतरण सीमा दोनों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डाइवर्जेंट बाउंड्री अपसारी सीमा। नेक्स्ट है विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है। फर्स्ट है नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ग्रीन हाउस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिम्मेदार है। इसके अलावा मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये भी ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार है। अब नेक्स्ट है विच जोन सेपरेट्स द ट्रोपोस्फेयर फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फेयर। कौन सा जोन क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर को समताप मंडल से अलग करता है। फर्स्ट है मेसोपोज, ट्रोपोपोज, स्ट्रापोपोज और थर्मोपोज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्षोभ मंडल को आयन मंडल से ट्रोपोपोज अलग करता है, ट्रोपोस्फियर को स्ट्रेटोस्फियर से कौन अलग करता है, ट्रोपोपोज। नेक्स्ट है विच पोजीशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड अपहेलियन। पृथ्वी की कौन सी स्थिति को अपसोर कहा जाता है। तो फर्स्ट है ऑन 4 जुलाई व्हेन अर्थ इज फार अवे फ्रॉम द सन। 4 जुलाई को जब पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर होती है। ऑन 3 जनवरी व्हेन अर्थ इज नियरेस्ट टू द सन। 3 जनवरी को जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है। ऑप्शन नंबर सी है ऑन 5 सितंबर व्हेन अर्थ इज नियरेस्ट नाइदर नियर नॉर फार फ्रॉम द सन। यानी 5 सितंबर को जब पृथ्वी न तो सूर्य के निकट होती है और न ही दूर होती है। ऑन 7 अक्टूबर व्हेन अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। 7 अक्टूबर को जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही होती है। तो इसका सही आंसर होगा अपहेलियन होता है, यानी कि अपसोर होता है जब अर्थ होती है जो काफ़ी दूर होती है सन से। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4 जुलाई को। इसके अलावा जब 3 जनवरी को यानी कि 3 जनवरी को जब अर्थ सन के नज़दीक होती है, पृथ्वी सूर्य के नज़दीक होती है, उसे पेरीहीलियन कहते हैं उसको। ये हो गया अपहेलियन यानी अपसोर, और उसको कहते हैं उपसोर यानी पेरीहीलियन। उसको पेरीहीलियन कहते हैं यानी उपसोर कहते हैं जब 3 जनवरी को नज़दीक होती है सूर्य और पृथ्वी, सन एंड अर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पोर्टेंट इन द हीटिंग ऑफ लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। वायुमंडल की निचली परतों के तापन में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण है। फर्स्ट है कन्वेक्शन यानी संवहन, कंडक्शन यानी प्रवाहत्व, एडवेक्शन यानी अभिवहन, या फिर बोथ कंडक्शन एंड एडवेक्शन यानी प्रवाहत्व और अभिवहन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कंडक्शन। नेक्स्ट है द रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सेस अफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ द विंड, दिस फोर्स इज कॉल्ड। यानी पृथ्वी का अपने अक्ष के चारों ओर घूर्णन हवा की दिशा को प्रभावित करता है, इस बल को खालिस्तान कहा जाता है। तो पहला है द प्रेशर ऑफ ग्रेडियंट फोर्स यानी दबाव प्रवणता बल, द फ्रिक्शन फोर्स घर्षण बल, कोरोलियस बल, बोथ फ्रिक्शन फोर्स एंड कोरोलियस फोर्स यानी कि दोनों घर्षण बल और कोरोलियस बल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
इसको कोरिलियस बल कहते हैं। जब पृथ्वी अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, अपने एक्सिस पे रोटेशन करती है, तो उसके कारण जो फोर्स जनरेट होता है उसको क्या कहते हैं, कोरिलियस बल, जिसके कारण जो हवा की डायरेक्शन यानी कि जो एयर की डायरेक्शन है वो बदल जाती है। When two different air masses meet, the boundary zone between them is called, जब दो अलग अलग वायु द्रव्यमान मिलते हैं तो उनके बीच सीमा क्षेत्र को कहा जाता है। फर्स्ट है हॉरिजेंटल वेरिएशन, क्षैतिज विविधता, हाई एल्टीट्यूड, उच्च उन्तास, फ्रंट्स, और हो जाता है मार्टियम पोलर। मार्टियम पोलर यानी समुद्री ध्रुवीय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसको फ्रंट्स कहा जाता है। द कोस्ट लाइन ऑफ विच ओशन इज हाईली इंडेंट, किस महासागर की तटरेखा अत्यधिक दांतेदार है यानी इंडेंट है। फर्स्ट है पैसिफिक ओशन, अटलांटिक यानी प्रशांत महासागर, अटलांटिक ओशन यानी अटलांटिक महासागर, इंडियन ओशन हिंद महासागर, और आर्कटिक महासागर आर्कटिक ओशन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अटलांटिक महासागर की, ये दांतेदार है, इसकी तटरेखा काफ़ी। वह डज द मारियाना ट्रेंच द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का सबसे गहरा हिस्सा मैरियाना ट्रेंच कहाँ स्थित है। अंटार्कटिका, अटलांटिक महासागर अटलांटिक ओशन, ऑस्ट्रेलिया, और पैसिफिक ओशन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जो मैरियाना ट्रेंच है, मैरियाना गर्त है, जो कि पृथ्वी का सबसे गहरा हिस्सा है, वो पैसिफिक ओशन में है, प्रशांत महासागर में है। नेक्स्ट है इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर महोगनी ट्रीज फाउंड, किस प्रकार के जंगलों में महोगनी के पेड़ पाए जाते हैं। फर्स्ट है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, और है मैग्रोव फॉरेस्ट यानी मैग्रोव वन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जो महोगनी है ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है यानी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। इनके अलावा उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में एबोन यानी आबुनास, रोजवुड, रबड़ और सिनकोना ये भी है जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाए जाते हैं ट्रॉपिकल रेन में महोगनी के साथ साथ। नेक्स्ट है ब्लैंक रीजन्स आर नोन एज आर्च्ड ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि क्षेत्र खालिस्तान क्षेत्र को दुनिया के बाग के रूप में जाना जाता है। किसको जाना जाता है। फर्स्ट है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को, माउंटेन फॉरेस्ट माउंटेन वन को, मेडिटेरियन रीजन भूमध्य सागरीय क्षेत्र को, और नेक्स्ट आ जाता है कॉनिफेरियस फॉरेस्ट को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मेडिटेरियन रीजन को भूमध्य सागरीय क्षेत्र को दुनिया के बाग कहा जाता है यानी कि आर्च्ड ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। अब नेक्स्ट है इंडियाज क्लाइमेट हैज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, भारत के जलवायु में खालिस्तान की विशेषताएं हैं। फर्स्ट है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट उष्णकटिबंधीय और उपोष्णीय जलवायु, इक्वेटोरियल क्लाइमेट एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट भूमध्य रेखीय जलवायु और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ट्रॉपिकल एंड मेडिटेरियन क्लाइमेट यानी उष्णकटिबंधीय और भूमध्य सागरीय जलवायु। नेक्स्ट है ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट और मेडिटेरियन क्लाइमेट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट उष्णकटिबंधीय और उपोष्णीय जलवायु पाई जाती है भारत के अंदर। अब नेक्स्ट है विच पार्ट्स ऑफ इंडिया आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, भारत का कौन सा हिस्सा पश्चिमी चक्रवात संबंधी गड़बड़ी से प्रभावित है। फर्स्ट है नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, उत्तर और उत्तर पूर्वी भाग, नॉर्थ एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट यानी कि उत्तर और दक्षिण पूर्वी भाग, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट उत्तर और उत्तर पश्चिमी भाग, नॉर्थ एंड साउथ वेस्टर्न पार्ट उत्तर और दक्षिण पश्चिमी भाग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट यानी उत्तर और उत्तर पश्चिमी भाग। अब नेक्स्ट है व्हेन डिड द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी केम इनटू एग्जिस्टेंस, राष्ट्रीय वन नीति कब अस्तित्व में आई। तो इसका सही आंसर होगा पहले ऑप्शन नंबर ए 1952, 1956, 1955 और 1951।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में अस्तित्व में आई थी, जिसके अकॉर्डिंग टोटल 33% एरिया पर फॉरेस्ट होना जरूरी था। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टाइपिकल टाइप ऑफ सॉयल ऑफ द दक्कन ट्रेप, यानी दक्कन ट्रेप, दक्कन जाल की विशिष्ट प्रकार की मिट्टी कौन सी है? तो फर्स्ट है एलुअल सॉइल यानी कछार की मिट्टी, येलो सॉइल पीली मिट्टी, ब्लैक कॉटन सॉइल काली कपास मृदा, और नेक्स्ट है रेड सॉइल यानी कि लाल मिट्टी। तो इसका सही आंसर होगा यानी कि दक्कन ट्रेप या फिर दक्कन पठार में, दक्कन में काली कपास मिट्टी यानी ब्लैक कॉटन सॉइल पाई जाती है। नेक्स्ट है, what type of crops are suitable to be grown in red laterite soil in तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला में लाल लेटेराइट मिट्टी में किस प्रकार की फसलें उगाई जा सकती हैं? फर्स्ट है कॉटन, नेक्स्ट है वीट गेहूँ, नेक्स्ट है शुगर चीनी, और नेक्स्ट है कैश्यू यानी काजू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि काजू। When lines of trees are planted in given shelter to soil from getting eroded, it is known as blank। मिट्टी को घिसने से बचाने के लिए जब पेड़ों की लाइन में लगाया जाता है तो इसे कहते हैं, फर्स्ट है कॉन्टूर प्लोजिंग, समोच्च जुताई, शेल्टर बेल्ट्स यानी आश्रय बेल्ट, स्ट्रिप क्रॉपिंग पट्टीदार खेती, और नेक्स्ट है ड्यून्स यानी टीबा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शेल्टर बेल्ट्स। अब नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग फॉर टू प्रोटेक्ट द खेजरी ट्री इन खेजरली विलेज आफ्टर हिज या हर डेथ नेशनल अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट क्लाइमेट एंड फॉरेस्ट फॉर हिज या हर कंट्रीब्यूशन वाज स्टार्टेड। खेजरली गांव में खेजड़ी पेड़ की रक्षा के लिए निम्नलिखित में से किसने लड़ाई लड़ी? उसकी मृत्यु के बाद पर्यावरण, जलवायु और वन मंत्रालय द्वारा वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में उसके योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया गया। उसका नाम क्या था? यानी कि जिन्होंने इसके बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ाई लड़ी। तो इनमें सबसे पहला है अमृता देवी बिश्नोई, E.K. जानकी अम्मला, कैलाश संघाला और इंदिरा प्रियदर्शनी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अमृता देवी बिश्नोई, जो कि राजस्थान के एक जिला है जोधपुर की घटना है, जहाँ पे उन्होंने खेजड़ली गांव में खेजड़ी के वृक्ष की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी थी। इन विच विलेज डिड द चिपको मूवमेंट ओरिजिनेट इन अर्ली 1970s, यानी 1970 के दशक के आरंभ में चिपको आंदोलन किस गांव में शुरू हुआ था? खेजरली इन जोधपुर, रेनी इन गढ़वाल यानी गढ़वाल में रेनी, और साल इन वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में साल, और गोदावरी डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश में गोदावरी जिला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रेनी इन गढ़वाल में रेनी गांव में हुआ था ये चिपको आंदोलन। अब नेक्स्ट है, विच कैनाल इरिगेशन सिस्टम इन पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हेल्प द पीपल ऑफ स्टेट इन देयर प्लांटिंग सेशन। हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में कौन सी नहर सिंचाई प्रणाली राज्य के लोगों को अपने रोपण के मौसम में मदद करती है? फर्स्ट है बम्बू इरिगेशन, बांस सिंचाई, चेक डैम्स, खूल्स, और नेक्स्ट है गूल्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि खूल्स। व्हाट इज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, गोल्डन चतुर्भुज क्या है? फर्स्ट है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर यानी उत्तर दक्षिण कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर, अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस हाईवे। नेक्स्ट है दिल्ली कोलकाता चेन्नई मुंबई दिल्ली रोडवे, दिल्ली कोलकाता चेन्नई मुंबई दिल्ली रोडवे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि गोल्डन चतुर्भुज क्या है? दिल्ली कोलकाता चेन्नई मुंबई और दिल्ली रोडवे है ये। अब नेक्स्ट है, अंडर विच प्रोग्राम आर द रूरल रोड्स लिंक्ड विद द विलेज एंड टाउन्स। किस कार्यक्रम के तहत ग्रामीण सड़कों को अन्य गांवों और कस्बों से जोड़ा जा रहा है? फर्स्ट है
सांसद आदर्श ग्राम योजना, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, भारत माता परियोजना, और नेक्स्ट है ग्राम सड़क योजना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के द्वारा। नेक्स्ट है व्हाट इज द लेंथ ऑफ गंगा इनलैंड वाटरवेज फ्रॉम अहमदाबाद टू हल्दिया। इलाहाबाद से हल्दिया तक गंगा अंतर्देशीय जलमार्ग की लंबाई कितनी है? फर्स्ट है 1620, 891, 1640 और 990। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसकी लंबाई 1620 है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट्स इन लोकेटेड इन दिल्ली, यानी कि दिल्ली में निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा स्थित है? फर्स्ट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नेताजी सुभाष चंद्र एयरपोर्ट, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और नेक्स्ट है मीनाबक्कम एयरपोर्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है जो कि दिल्ली में स्थित है। इनके अंदर जो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये हैदराबाद में राजीव गांधी। इसके अलावा जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा ये कलकत्ता में है, और इसके अलावा जो मीनाबक्कम ये है, ये जो चेन्नई में है, मीनाबक्कम चेन्नई में है। नेक्स्ट है व्हाट आर द मेजर डिटरमिनेंट्स ऑफ एन अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द मार्केट। बाजार में किसी भी व्यक्ति की कमाई के प्रमुख निर्धारण क्या है? एजुकेशन एंड स्किल, शिक्षा और कौशल, स्किल एंड लेबर, कौशल और श्रम, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, श्रम और रोजगार, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एजुकेशन एंड स्किल। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक व्हाट इज द मिनिमम अवेलेबिलिटी ऑफ करेंसी पर पर्सन पर डे टू यूज यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर द पॉवर्टी लाइन। विश्व बैंक के अनुसार गरीबी रेखा के लिए एक समान मानक का उपयोग करने के लिए प्रतिदिन मुद्रा प्रति व्यक्ति की न्यूनतम प्राप्त क्या होनी चाहिए? $5, $2, $3 या $1। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कम से कम $2 होनी चाहिए। अब नेक्स्ट है व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया इन 2011 टू 12। 2011 से 12 के बीच में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत कितना था भारत में? फर्स्ट है 30%, 29.1%, 21.9% और 29.4%। तो इसका सही आंसर होगा 21.9%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है व्हाट इज द न्यू डायमेंशन एडेड टू फूड सिक्योरिटी बाई अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन द्वारा खाद्य सुरक्षा में नया कौन सा आयाम जोड़ा गया? फर्स्ट है अवेलेबिलिटी एट ऑल टाइम, हर समय उपलब्धता, इंडिविजुअल अवेलेबिलिटी, व्यक्तिगत उपलब्धता, न्यूट्रिशियंस फूड, पोषक भोजन, एक्सेस ऑफ फूड थ्रो एंटाइटलमेंट, यानी पात्रता के माध्यम से भोजन की पहुंच। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक्सेस ऑफ द फूड थ्रो एंटाइटलमेंट, यानी कि पात्रता के माध्यम से भोजन की पहुंच। नेक्स्ट है वो डज NHFS स्टैंड्स फॉर। NHFS का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे, नेशनल ह्यूमन फाइनेंशियल एंड फैमिली सर्वे, नेशनल ह्यूमन फैमिली एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, और लास्ट है नेशनल हेल्थ एंड फाइनेंशियल सर्वे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि NHFS का पूरा नाम नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे है। नेक्स्ट है व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इनएडिक्वेट डाइट्स परसिस्टेंटली एग्जिस्टिंग इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। गुणवत्ता और मात्रा के मामले में अपर्याप्त आहार लगातार मौजूद होने का परिणाम क्या होता है? सीजनल हंगर यानी मौसमी भूख, हंगर यानी भूख, पुअर्टी यानी दरिद्रता, और नेक्स्ट है कोरियोनिक हंगर यानी चिरकालिक भूख। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोरियोनिक हंगर, चिरकालिक भूख। नेक्स्ट है व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ द सेक्टर इन विच द एक्टिविटीज देमसेल्फ डू नॉट प्रोड्यूस ए गुड बट दे आर एड और सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस। उस क्षेत्र का वर्गीकरण क्या है जिसमें गतिविधियां स्वयं अच्छी नहीं हैं लेकिन वे उत्पादन प्रक्रिया के लिए सहायक होती है? फर्स्ट है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, थर्ड है
टेरिटरी सेक्टर और लास्ट है पब्लिक सेक्टर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टेरिटरी सेक्टर यानी तटीय उद्योग, जो कि खुद सामान नहीं बनाते लेकिन सामान बनाने के लिए उसमें सहायक होते हैं, उत्पादन के उनकी उत्पादन प्रक्रिया में सहायक होते हैं। उन्हें कौन सा क्षेत्र कहते हैं? उसे थर्ड सेक्टर कहते हैं, तृतीय क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट है ए सिचुएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वेयर पीपुल आर वर्किंग बट दे आर मेड टू वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल इज कॉल्ड एज। बेरोजगारी की वह स्थिति जहां लोग कार्यशील होते हैं लेकिन उन्हें अपनी क्षमता से कम कार्य करने को मिलता है, उन्हें कहा जाता है। फर्स्ट है अंडर एम्प्लॉयमेंट अल्प रोजगार, एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट शैक्षिक बेरोजगारी, डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट प्रच्छन्न बेरोजगारी, या फिर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट यानी मौसमी बेरोजगारी। तो इसको कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट प्रच्छन्न बेरोजगारी। नेक्स्ट है हु टेक्स मोस्ट ऑफ द डिसीजन इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स SHG। स्वयं सहायता समूह SHG में अधिकांश निर्णय कौन लेता है? बैंक, RBI भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार, या फिर मेंबर्स यानी सदस्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मेंबर्स लेते हैं इसमें अधिकांश निर्णय। नेक्स्ट है इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट डू नॉट इंक्लूड। क्रेडिट यानी जमा धन के अनौपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। फर्स्ट है मनी लेंडर्स धन उधारदाता, महाजन यानी लैंडलॉर्ड्स जमींदार, बैंक्स, या NGOs गैर सरकारी संगठन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बैंक्स। यानी कि जो क्रेडिट होते हैं धन जमा होते हैं उनके अनौपचारिक सोर्स जो कि इनफॉर्मल सोर्सेज होते हैं उनके अंदर बैंक शामिल नहीं होता, बाकी ये सभी शामिल होते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे इनकी PDF मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।